कि लेबर काम करती है, कहीं अपनी गंदगी फैलती, कहीं ना कहीं कोई पोटी कर गया, कोई पेशाब कर गया। तो जो मेरा इमीडिएट बॉस था उसने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, पहले इसकी सफाई कराओ। हम सफाई नहीं करेंगे, ये हम प्लम्बर हैं। यानी उसके लिए प्लम्बर बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैं प्लम्बर हूँ, हम ये काम नहीं करेंगे, पहले इसकी सफाई कराओ फिर हम काम शुरू करेंगे। तो उसने काम बंद करने के लिए, तो मैं तो हेल्पर था, तो मैंने फटाफट टूल बॉक्स बंद किया और ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर बाद में कंपनी का फोरमैन आया, तो उसने पूछा कि क्यों बैठे हैं। तो मेरा जो पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी था फोरमैन भी, तो पाकिस्तानी फोरमैन को आगे पाकिस्तानी जवाब वही हैंकी फेंकी की कि मेरा काम नहीं है, हम प्लम्बर हैं, यानी ट्रेडमैन है, हम ट्रेडमैन बहुत बड़ा आदमी होता है, ऐसा उसने प्रस्तुत किया। तो फोरमैन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसका सफाई का इंतजाम करवाता हूँ, कह के चला गया। और लगभग 1 घंटे बाद हम बैठे रहे। 1-1.5 घंटे बाद कंपनी का मालिक आया जो सऊदी अरेबियन था। तो उसने मुझे पूछा कि क्यों बैठे हो। अपना इशारा था अपने बॉस की तरफ, ठीक है ना। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा बताओ भाई। तो उसने वही हैंकी फेंकी की कि हम प्लम्बर हैं, हम सफाई नहीं करेंगे, तो पहले इसकी सफाई होगी फिर काम करेंगे। अच्छा, तो उसने मुझे बुलाया, कहता विजय इधर आओ। गया, कहता वो सामने प्लास्टिक का लिफाफा पड़ा है ना। अरबी में कहा जिब हदा खीस। मैं लिफाफा ले आया, तो जिब तो मोया, बाल्टी की तरफ इशारा किया कि पानी ले आओ। मैं पानी ले आया और पानी लेके आया। उसने अपने हाथ पे लिफाफा चढ़ाया और मुझे कहा ऊपर से पानी डाल दो, और उसने वो सारा साफ किया और मैंने पानी डाल दिया। मगर वो घटना के बाद मैं वहाँ पे स्तंभ खड़ा था, ये क्या हो रहा है कि मैं इस कंपनी का सबसे निचले दर्जे का एम्प्लॉय हूँ और ये कंपनी का मालिक है जिसके नीचे 1000-1500 आदमी काम कर रहे हैं। कितने इंजीनियर हैं, कितना स्टाफ है इसके पीछे, कितने फोरमैन हैं। और ये आकर इसने कहा कि लाओ मुझे लिफाफा दो, और साफ कर दिया। और क्या हो गया साफ, चलो करो। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अजीब घटना थी। और जाते वक्त उसने हमें कुछ कहा उसने कटाश में था, मगर वही घटना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। उसने कहा कि आपके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, कहीं कोई कमी नहीं है। और बाद में आकर जब राजनीति में आया तो तब पता लगा यहाँ तो कोयले में भी 2 लाख से ज्यादा निकाला जा सकता है, करोड़ रुपया निकाला जा सकता है। कि प्रकृति का दिया हुआ आप सबके पास है, मगर समस्या यही है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप में इसी ईगो के कारण यहां मजदूर हैं, और हमारे पास प्रकृति का कुछ नहीं दिया हुआ। तेल दिया वो भी हमें पता नहीं, आप ही ने, लोगों ने आके निकाल के दिया। हमारे पास कुछ भी ना होने के बावजूद भी आप हमारे एम्प्लॉय हैं, हम आपके मालिक, आप नौकर हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी। और उसी दिन हमने सोच लिया था कि भाई अब हमें भी लेबर नहीं रहना है। और मैं यही बता दूं कि उसी कंपनी में मैं काम करते हुए प्लम्बर बन गया। उसी कंपनी में, क्योंकि प्लम्बर का काम थोड़ा सा गंदा था, मैंने तो हेल्पर के रूप में सभी के साथ काम किया था। उसी कंपनी में जिस दिन इलेक्ट्रिशियनों की ज़रूरत पड़ी तो मैं जाकर लाइन में खड़ा था और मुझे सबसे टॉपर बनाया गया। उसी कंपनी में सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिशियन भी मैं ही रहा। कई बारी तो मीटिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में मुझे जाना पड़ता था कि आज वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। तो मैं जाता था। और उसी कंपनी में बाद में मैं फोरमैन बना, और उसी सऊदी अरबियन के साथ मैंने बाद में पार्टनरशिप से अपनी अलग से कंपनी भी खोली। ये सब वहीं पे किया। और उसके भी बाद में जब देखा कि इतनी मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूँ
अगर इससे आधी मेहनत भी मैं अपने देश में करूँगा तो एक अच्छा खाना पीना तो मैं कर सकता हूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि वहाँ की मेहनत से मैंने बहुत कम मेहनत की, मगर वहाँ से मैंने कई गुना तरक्की यहाँ पे पाई। और वो एक छोटी सी घटना, वो लेबर से मुझे केंद्रीय मंत्री तक, और आज देश में एक ही चेयरमैन है और उसको पता नहीं बहुत पढ़ा लिखा मानते होंगे, मैं अनपढ़ आदमी उसका भी चेयरमैन। और मैंने राजनीति में रहते हुए भी सभी भूमिकाएं निभाई, एक बूथ प्रेसिडेंट से लेके पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी। प्रवक्ता को तो अनपढ़ को तो नहीं भेजते मुझे, मगर मुझे भेज देते थे। प्रवक्ता के रूप में भी मैंने भूमिका निभाई, डिबेट्स में भी जाता रहा। और उसके बाद मैंने जनरल सेक्रेटरी, स्टेट प्रेसिडेंट, सभी भूमिकाएं निभाई। नहीं तो आमतौर लोगों में धारणा तो यही है कि अनुसूचित जाति और भाजपा का कोई सुमेल नहीं है, मगर यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा सुमेल था। और इसी कारण हो गया, जब मैं मंत्री भी बना तो टीवी में बहुत सारी चर्चाएं आई। एक प्लम्बर जो सऊदी अरब में काम करता था वो यहाँ तक पहुँच गया, तो मुझे सऊदी अरब से भी फ़ोन आए। एक पाकिस्तानी पत्रकार था, एक इंडियन था, हैदराबाद का था। एक अल जजीरा नाम की अखबार है और एक सऊदी उनका है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप बाकी तो इधर उधर की पूछते रहे, आप किधर रहते थे, किस कंपनी में काम किया, कैसे करते थे। किसी ने अरबी में भी पूछा कि शायद झूठी ना बोलता हो, तो मैंने अरबी में भी जवाब दे दिए, क्योंकि 11 साल में रहा वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ी बहुत ही तो जानता ही था। तो ये कि उन्होंने लास्ट क्वेश्चन उनका दोनों को कॉमन था कि आपने बहुत लंबा समय सऊदी अरब में भी गिराया और आप भारत में भी पहुंच गए, तो दोनों की सियासत में क्या अंतर है। तो मैंने वही कहा कि आपके वहाँ पे सल्तनत है, तो जहाँ पर एक ये मजदूर प्रधानमंत्री बनेगा या मंत्री बनेगा, ये मैं नहीं कह सकता, मगर ये लोकतंत्र की ताकत है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और बेलचा चलाने वाला मंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और आप सबसे मैंने कुछ वेदनापूर्व कुछ रिक्वेस्ट की हैं, मुझे नहीं पता कि ठीक की हैं गलत की हैं। अगर अच्छी लगे तो उस पर ऊपर जरूर काम करना। और मैंने आपका समय आपके दिए हुए टाइम से बहुत ज़्यादा लिया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद महोदय सर, आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और उनकी छवि को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। चाहे वह महिलाओं के अधिकारों की बात हो, समानता की बात हो, अर्थव्यवस्था में योगदान की विषय हो, समाज के उत्थान का विषय हो इत्यादि। आपके उस उत्साहवर्धक और प्रेरक वक्तव्य हेतु हम सब आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हम सब के लिए आपका ये वक्तव्य प्रेरणादायक है। अब मैं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी से उनके अध्यक्षीय वक्तव्य हेतु विनम्र निवेदन करती हूँ। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महाप्रयाण दिवस है। उनकी स्मृति में आज माननीय विजय सांभला जी जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट कमीशन के, उन्होंने हम सबको संबोधित किया और हम सब अभिभूत थे। उनके एक एक शब्द को सुन करके उन्होंने आज मन से बोला, हृदय से बोला, सच्चे दिल से बाबा साहब के बारे में बताया,
अपने बारे में बताया और उसके द्वारा हम सबको एक मार्ग प्रशस्त किया, हमें क्या करना है। शैली आप देखिए, सरल भाषा में किस प्रकार से हम सबको बड़ी सीख दे गए। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर रहा है, 35 लाख छात्रों का परिवार है और मैं प्रायः इस बात को बार बार बोलता हूं, 38 लाख पूरा छात्र हैं तो 73 लाख का हमारा परिवार है। बार बार परिवार बोलता हूं और आज सामला जी ने हम सबको यही कहा कि यह मूल मंत्र है हम सबके लिए, पूरे देश के लिए। हम सब देश के लिए करें, देश के लिए सोचें, कभी ये न सोचें कि देश ने हमको क्या दिया, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर चिंतन जरूर करें। विश्वविद्यालय ने हमें क्या दिया, इस पर चिंतन न करें, विश्वविद्यालय को हम क्या दे सकते हैं, इस पर जरूर सोचें। कर्तव्य बोध को हम सब में जगाया उन्होंने और ये भी बताया कि ज्ञान के साथ साथ दक्षता भी जरूरी है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति बार बार यही कहती है, नॉलेज के साथ स्किल्स को भी इंटीग्रेट करिए। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के 3 आयाम हैं, ज्ञान, दक्षता और मानवीय मूल्य। और सर ने तीनों ही बातों को यहां पर इंगित किया, तीनों को एक साथ जोड़ने की बात कही। बिना उसके शिक्षा अधूरी है। हम सिर्फ ज्ञान देंगे तो लाभ नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, मूल्यपरक विकास सभी होना चाहिए। उसीलिए उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें बताई, भाईचारा, परिवार, मन कैसे जोड़ा जाए। क्या हमारे पाठ्यक्रम में इन सब बातों का उल्लेख है? इस प्रकार की बात को उन्होंने रेखांकित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इन्हीं बातों को जोड़ देती है। दक्षता के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। आज वो गिन रहे हैं कि कितने प्रकार की दक्षताएं हो सकती हैं। हमें ज्ञानवान नहीं चाहिए, हमें ज्ञानवान के साथ साथ जिसके पास दक्षता है वो व्यक्ति चाहिए। कितने ऐसे हुनरों को उन्होंने मूल्यांकित करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। और हम सबको ये कहा भी है कि आपकी शिक्षा में इन सबको शामिल किया जाए। हमारा विश्वविद्यालय इसमें प्रयासरत भी है। अभी एक सप्ताह पूर्व नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके साथ हम लोगों ने 1 माह पूर्व एक MOU भी कर रखा था, उनसे बातचीत के दौरान ये पता लगा कि हमको पेपर डिग्रीज के साथ साथ कुछ दक्षताएं भी जोड़नी चाहिए। 8 पेपर पढ़ लिया, 16 पेपर पढ़ लिया, 16 पेपर का इम्तहान दे दिया, नेगी जी इम्तहान करा दिए गए, मार्कशीट मिल गई, डिग्री मिल गई। आपके पास क्या है? जो आज सर ने बताया, हुनर,
हेल्पर के रूप में जो हुनर उन्होंने सीखा, उन्होंने अपने जीवन को आपके सामने प्रस्तुत किया। कितनी आवश्यकता है इन दक्षताओं की, उसको समझने की, और उसके द्वारा जब उसको बार बार उस हुनर का प्रयोग करेंगे तो आप का मूल्य बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि विदेशों में भी और अपने देश में भी आज वो सर्वोच्च शिखर पर हैं। खाली ज्ञान से नहीं, जब तक हम दक्षता और मानवीय मूल्यों को एक नहीं करेंगे और इस प्रकार की समग्र शिक्षा लोगों को उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक हमारे शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। सर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम इसी प्रकार की शिक्षा अपने सभी छात्रों को देने का प्रयास कर रहे हैं। तकनीकी का भी प्रयोग कर रहे हैं और छात्रों के सर्वांगीण विकास के मूल मंत्र को ध्यान में रख करके अपने पाठ्यक्रमों को लगातार संशोधित कर रहे हैं, लगातार परिवर्तित कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो मानवीय मूल्य, जो दक्षताएं, जो ज्ञान किसी भी पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है, उनको हम छात्रों के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण से हमारी गुणवत्ता की भी पहुंच है। हम देश नहीं, विदेशों में भी जाने जाते हैं। अभी कल ही के समाचार पत्रों में एक खबर आई थी कि हमारे विश्वविद्यालय ने हिंदी को 9 देशों में तकनीकी के सहारे पहुंचाने का अभिनव प्रयास किया है। हम आज 41 देशों में हैं। 40 से ज्यादा पाठ्यक्रम हमारे ऑनलाइन पाठ्यक्रम अफ्रीकन कंट्रीज में भी हैं, मिडिल ईस्ट में भी हैं, और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम विश्व के हर कोने में हैं। ये सब आपकी मेहनत है और वो जो संविधान की सीख है, कर्तव्य सर्वोपरि है। बाबा साहेब का जीवन हम सबके लिए एक खुली किताब है। उनको सिर्फ संविधान के दायरे में मत देखिए। उन्होंने हमारे अधिकारों को परिभाषित किया, हमारे कर्तव्यों को परिभाषित किया। उसके साथ ही साथ, जैसा कि सांबला जी भी कह रहे थे, उनका एक चिंतन था, समाज के प्रति चिंतन, शिक्षा के प्रति चिंतन, राजनीति के प्रति चिंतन। सारे चिंतन महत्वपूर्ण हैं और हमारा विश्वविद्यालय विशेष रूप से ये चाहता है कि उनके चिंतन, उनकी विचारधारा को हम नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। इसके लिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग सप्ताह भर के आयोजन करते हैं और विशेष रूप से हम लोग नई पीढ़ी को शामिल करते हैं, छोटे बच्चों को शामिल करते हैं, चित्रकला प्रतियोगिता कराते हैं, डिबेट कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन छोटे बच्चों का। जब पेंटिंग कंपटीशन कराते हैं तो कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 इस तरह से वर्ग बांटते हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि बाबा साहब को हमारी नई पीढ़ी समझे। सामाजिक संरचना की बात उन्होंने सहा है, लेकिन सबको जोड़ा है,
और जब भी हम नई पीढ़ी को इसके साथ जोड़ेंगे उसके सुखद परिणाम मिलेंगे और हमारी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था हमें एक बेहतर दिशा देगी। हमें मालूम है आप लोग सांबला जी को और सुनना चाहते थे, क्योंकि जिस सरल भाषा में इतना बड़ा व्यक्ति आपसे अपने बारे में बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जब बड़े पद पर पहुंच जाता है तो उन छोटी छोटी बातों को जीवन के कभी नहीं दोहराता, लेकिन सर ने अपने बारे में, उस कार्य के बारे में जो उन्होंने शुरू किया था, किस प्रकार से आगे बढ़ते गए, लगन, मानवीय मूल्य और दक्षता, सबको एक किया और आज हम लोगों को भी एक संदेश दे गए हैं। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं, हमारे सभी साथी जो यहाँ पर मुख्यालय में हैं और हमारे 56 क्षेत्रीय केंद्र हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, सभी मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि हम लोग भी एक समेकित शिक्षा दें, ज्ञान, दक्षता और मानवीय मूल्य तीनों को मिलाएंगे और लगातार सतत प्रयास चला। कल भी हम लोग एक कमेटी बैठी थी, आज भी एक कमेटी बैठेगी। हम लोग लगातार इस दिशा में चिंतन कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाएं, जिससे कि हमारी पहुंच जो GER का लक्ष्य है 26% से 50% करने का, उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करने में अपने देश के जो नीति निर्धारक हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दे सके। आप सबकी सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन बाबा साहब को जो हम याद करते हैं, कर्तव्य बोध, अपने कर्तव्यों के प्रति हम सब जागरूक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आदरणीय सांबला जी के प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उन्होंने हमारे लिए समय दिया, हमारे साथियों को एक रास्ता बहुत सरल शब्दों में दिखाया और आज के दिन बाबा साहब के विचारों से हम सबको अभिप्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद कुलपति महोदय। अब मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आलोक चौबे जी से धन्यवाद ज्ञापन हेतु विनम्र निवेदन करती हूँ। आज हम सभी लोग जो अमृत महोत्सव के 73वें व्याख्यान में बाबा साहेब और आज का भारत पे जो प्रभाव है उस पे चर्चा और उसके व्याख्यान सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये जो विशिष्ट विभूतियाँ होती हैं, हम इनको किसी भी चीज़ से लिंक कर लें और अपनी समस्या अगर जोड़ें, हमें समाधान ही मिलता है। मैं भी अभी बीमारी से उठा हुआ हूँ। मैं ये आपसे ये चीज़ भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा शरीर में अगर किसी अंग में कोई बीमारी हो जाए जिसमें गांठ पड़ जाए और उसका दर्द दूसरा शरीर पूरा महसूस ना करे, तो उस बीमारी में हम वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कौन सी बीमारी हो सकती है। और जब हमको चिकित्सक ये पूछे कि साहब ये कितने दिन पुरानी है, तो वो जरा सी भी पुरानी होती है तो वो लाइलाज हो जाती है और उसका एक ही हल होता है कि या तो वो अंग हम हटा दें या नहीं तो वो हमारा शरीर ही नष्ट कर देगी। इसी की जब हम तुलना, अगर हम इसको तुलना समाज से करें, हमारा समाज भी एक इसी बीमारी से ग्रस्त था और समाज का एक वर्ग जो
प्रगति के लिए जिसको हर तरह से रोका जा रहा था, समाज के दूसरे वर्ग ने उसका दर्द भी पहचानने से लगभग इनकार कर दिया हो, ऐसे स्थिति में हमारे पास एक ही चारा रहता है कि या तो वो समाज का उस अंग का विघटन हो जाए या वो पूरा समाज ही विघटित हो जाएगा। ऐसी लाइलाज बीमारी जिसका आज तक शरीर विज्ञान में कोई चिकित्सक इलाज नहीं ढूंढ पाया, उस बीमारी का इलाज किया बाबा साहेब के निर्देशन में, बाबा साहेब के द्वारा इसका इलाज किया गया। ना वो समाज विघटित हुआ और वो ना समाज नष्ट हुआ, और आज हम लोग सभी एक समाज में समरसता के साथ जी रहे हैं। ऐसी विशिष्ट हस्ती को हम क्या कह सकते हैं, कितना बड़ा धन्यवाद दे सकते हैं। मेरा प्रथम धन्यवाद तो उन्हीं के लिए है। दूसरी चीज में सकारात्मकता की बात, जैसे सर ने भी सकारात्मकता की बात करी, हम लोग को जरा सा ही हमारा कोई नुकसान हो जाता है, हम तत्काल 10 दुश्मन ढूंढने लगते हैं और उसके कारण में हमें प्रतिकारात्मक और विरोधाभास हमारे अंदर पैदा हो जाता है। लेकिन ये बात सत्य है कि समाज के एक उच्च वर्ग ने बाबा साहब को शिक्षा के पद पे हर बार उतारने की कोशिश की, लेकिन ये बाबा साहेब भी थे जिन्होंने खुद वो शिक्षा ही हासिल नहीं की वरन पूरे समाज को पथ प्रदर्शक का कार्य किया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको उस पद पे ही नहीं खड़ा किया जाना, लेकिन उन्होंने सारे समाज को उस शिक्षा का उसी शिक्षा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक का काम किया और समरसता का रास्ता दिखाया। तीसरी चीज मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि ये बात सत्य है कि राष्ट्र स्वतंत्र होता है जब एक गुलामी से हम हटते हैं। वो स्वतंत्रता सच्चे मायने में हर व्यक्ति तक तभी पहुंचती है जब उस राष्ट्र में विधान लागू होता है, अदरवाइज तो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण होता है। और जिस कार्य में जो प्रमुख कार्य किया है वो बाबा साहेब ने किया है, और उसी संविधान के माध्यम से जो 1950 में लागू हुआ, उसी के माध्यम से सच्ची स्वतंत्रता हर व्यक्ति के हाथ में आई। हर व्यक्ति को यह पता चला कि उसके अधिकार हैं, उसे न्याय मिलेगा, अगर उसके साथ अन्याय होगा तो उसके साथ न्याय भी होगा। इसके लिए भी हम आज आदरणीय बाबा साहेब का ही नमन करते हैं कि उन्होंने ही हमें व्यक्तिगत माइक्रो लेवल पे स्वतंत्रता दी। अगर हम इसकी तुलना पड़ोसी राष्ट्र से करें तो यही स्वतंत्रता पड़ोसी राष्ट्र को 23 साल बाद मिली है। उनके यहाँ संविधान 1973 में फाइनल हुआ है और वो उतना ही पिछड़ गया। तो आज हमारी देश की तरक्की जो हम बात कर रहे हैं कि आज का भारत, आप ये जान सकते हैं कि पड़ोसी हमसे 23 साल पहले ही पिछड़ गया, क्योंकि वो स्वतंत्र ही सही मायने में 23 साल बाद हुआ और वो उससे कई गुना ज्यादा पिछड़ गया। और यही कारण है कि जब हम अपने राष्ट्र में सीमाओं पर रोक लगाते हैं तो पड़ोसी राष्ट्र के नागरिक परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर वो रोक लगाएं तो हम परेशान नहीं होते। हमें मालूम है कि हमारा देश हमेशा प्रगति के ऊपर ही अग्रसर होगा, लेकिन पड़ोसी देश के लोग चिंतित हो जाते हैं अगर हमारे यहाँ एनआरसी होने लगे या हमारे यहाँ कोई जनगणना ऐसी होने लगे। उन्हें यह डर लगता है कि यार कल को हमारे यहाँ अगर कोई सामाजिक समस्या आएगी तो भारत तो है, हम भागने के लिए हम वहां तो जा सकते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। आज हम उस प्रगति के पथ पर बैठे हुए हैं। सर ने आगे ये भी कहा कि 2 बार बाबा साहब चुनाव हार गए, लेकिन आज आप देखिए उसके कई वर्षों बाद हम आज उन्हीं के महत्व में खड़े हुए हैं। कई महत्व ऐसे ही होते हैं जो बहुत देर से पता चलते हैं, लेकिन वो सीधे सीधे बढ़ते चले जाते हैं। आज आप हमारे देश के जितने भी महापुरुष देखेंगे, हम कहीं ना कहीं उनके मामले में सकारात्मक के साथ कभी कभी नकारात्मक भी बात करते हैं, लेकिन एकमात्र बाबा साहब हैं, इनके बारे में आप कहीं किसी वर्ग में नकारात्मक बात नहीं सुनेंगे। और उनकी जो महत्व है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और आज इतने वर्षों बाद भी हम उन्हीं के महत्व को आज फिर से याद करने के लिए इकट्ठे हुए, क्योंकि हमें आवश्यकता है उनके मार्गदर्शन की, दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब मैं जो मुझे काम सौंपा गया है उसी के टर्म में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री विजय सांपला जी, जो कि अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति आयोग के, उन्होंने बहुत सरल शब्दों में, और ये बात सत्य है कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में से हमें समय दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके प्रेरणा में एक लंबी रेंज थी।
अगर एक किसी विषय का विशेषज्ञ आके कोई प्रेरणादायी बात करता है तो हम लोगों में से कुछ लोग तो प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन कुछ जो उससे संबंधित ही हैं नहीं ले सकते। लेकिन उन्होंने इतने नीचे से इतनी ऊंची छलांग की बात कही है, उस रेंज में कहीं ना कहीं हम सभी आते हैं, तो उन्होंने हम सभी को एक प्रेरणा दी। इसके लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उसके पश्चात आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे कुलपति महोदय, ये हमेशा ही प्रेरणादायी रहे हैं, हमेशा ही हर वक्त आज उन्हीं के मार्गनिर्देशन में हम ये जो 75वां, जैसे सर ने कहा कि हम फिर से इसको रिपीट करेंगे, ये जो प्रेरणादायी हमारे फंक्शन होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी मोनोटोनस वर्किंग के अलावा बहुत आवश्यक होते हैं। बीच बीच में हम अपना कार्य करते करते कहीं ना कहीं थोड़ी नकारात्मकता हम लोगों में आती है, और इस तरह के फंक्शन में जब हम इतनी विशिष्ट हस्तियों के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारी वो नकारात्मकता तत्काल खत्म हो जाती है। ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय कुलपति का, जो हमेशा इस तरीके के फंक्शन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और पूरा अपना सहयोग देते हैं कि हम इस तरीके के फंक्शन को आयोजित कर सकें। इसके पश्चात मंच पर सम कुलपति प्रोफेसर सत्यकांत सर, जो इस पूरे 75 अमृत महोत्सव के 75 व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि इन्होंने उसमें इतनी विविधता लाई है कि शायद हमको एक ही जगह इतनी विविधता के कार्यक्रम, इतनी विविधता के प्रेरणादायी लेक्चर, व्याख्यान शायद ही मिले, कहीं मिले। हम किसी और संस्था में हो, मैंने तो नहीं देखे, मैं जहां भी संस्थाओं में रहा हूं। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि एक तरीके से उन्होंने चाहे कला के विशेषज्ञ हों, चाहे शिक्षा से संबंधित हों, चाहे जिनका खुद का स्वयं का जीवन ही प्रेरणादायी हो, जैसे आज हमारे मुख्य अतिथि का है, उनसे संबंधित प्रेरणादायी लेक्चर हों, इन्होंने आयोजन किया और ये लगातार विविधतापूर्ण आयोजन कर रहे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस आयोजन के लिए। हमारे बीच में कौशल्या पवार जी हैं, जिनका मैं पिछले कुछ फंक्शन से देख रहा हूं, बहुत ज्यादा उत्साह है और उत्साहपूर्वक ये फंक्शन में, आयोजन में पूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं। मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं पूरे विश्वविद्यालय की ओर से। आज इस फंक्शन को सफल बनाने में हमारे बीच उपस्थित सम कुलपति प्रोफेसर कांजीलाल मैडम, प्रोफेसर मोहपात्रा जी, प्रोफेसर सर मीणा साहब और बाकी हमारे बीच में जो डायरेक्टर्स उपलब्ध हैं और रजिस्ट्रार हैं, हमारे बीच में शिक्षाविद हैं और हमारे जो अन्य कर्मचारी अधिकारी बंधु हैं, जिनके सहयोग से ये पूरा विश्वविद्यालय अपना समग्र योगदान दे रहा है विश्वव्यापी शिक्षा अभियान में। मैं उन सभी को भी बहुत ज़्यादा अपना कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और उन सभी लोगों के लिए सुरक्षा का, हमारे सुरक्षा के जो चीफ सुरक्षा अधिकारी हैं, और वो भी हमारे हर फंक्शन को एक अच्छी ऊंचाई देते हैं और उसको और ज़्यादा भव्य बनाते हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज के जो हमारे एंकर कर रहे थे, एंकर का भी मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी इस शानदार प्रोग्राम के आयोजन में परोक्ष अपरोक्ष रूप से सहयोगी रहे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। I request you all to please rise for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। Thank you to all.